अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू केवीओ गाइस। आज हम लव डेथ एंड रिबोट्स के सीज़न 3 को एक्सप्लेन करेंगे, जो टोटल 9 एपिसोड पर मुश्तमिल है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देखकर। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाएँ, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार किस्म की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलें गाइस, शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस सीरीज़ की एपिसोड 1 स्टार्ट होती है और हम 3 रोबोट्स को देखते हैं जो कि ज़मीन पर आते हैं यहाँ रहने वाले लोगों का सर्वे करने के लिए। लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ तो इंसानों का नामो निशान तक नहीं रहा। सारे इंसान अर्थ से ख़त्म हो चुके थे और इसी बात का सर्वे करने के लिए ये रोबोट्स यहाँ आए हुए होते हैं कि आखिर इंसानों ने ऐसी क्या गलतियाँ कर दी थी जिसके बाद इंसानों के साथ ऐसा हुआ कि सारी इंसानियत ही ख़त्म हो गई। इसके बाद ये रोबोट्स फैसला करते हैं कि जो गलतियाँ इंसानों ने की थी वो ये गलतियां नहीं करेंगे। फिर ये रोबोट्स इंसानों के एक सर्वाइवल कैंप में जाते हैं। ये कैंप ऐसा होता है जहां इंसानों ने एक दूसरे को मार दिया था। तब जाके इन रोबोट्स को एक चीज़ पता चलती है कि इंसानों ने ऐसा आखिर क्यों किया था। वहाँ की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि बिल्ली से बड़े हर जानवर को हम अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जूं-जूं वो जानवर सब खत्म होते गए तो फिर इंसान एक दूसरे पर हमला करना शुरू हो गए। तो इस तरह करके वहाँ के इंसानों ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया और एक दूसरे को मार दिया, क्योंकि खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाद तीनों रोबोट्स एक और सर्वाइवल कैंप में जाते हैं जहाँ उनको पता चलता है कि इंसानों के मारामारी के बाद यहाँ पे कुछ लोग बच गए थे जो सर्वाइव कर गए थे। वो लोग यहाँ पर मछलियाँ खाकर गुजारा कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ के समंदर के निज़ाम में कुछ खराबी पैदा हो जाती है और वो ये कि समुंदर का फूड चेन माइक्रोप्लास्टिक से बच जाता है। वहाँ पर कुछ ऐसे इंसान भी थे जो काफ़ी अमीर थे और वो टेक पे बहुत बिलीव करते थे। उनको लगता था कि टेक्नोलॉजी उनको बचा लेगी। उन्होंने इंसानों पर इतना भरोसा नहीं किया जितना टेक्नोलॉजी पे किया, यानी कि उन्होंने अपने साथ रोबोट्स रखना शुरू कर दिए। तो यहाँ से ही रोबोट्स और इंसानों का आपस में दुश्मनी का आगाज़ हुआ और यहाँ से ही रोबोट्स बगावत पर उतर आए थे। फिर रोबोट्स जाते हैं एक माइन में और वहाँ पर वहाँ के लीडर्स ने पनाह ली थी, जो कि ये समझते थे कि अगर सब कुछ ख़त्म हो गया तो उसके बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो वो बाहर आ जाएंगे और दोबारा एक नया स्टार्ट लेंगे। लेकिन वो वहाँ पर जाके देखते हैं कि वहाँ पे भी सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सब इंसान मर चुके थे और वहाँ पर भी किसी के बचने का इम्कान बिल्कुल नामुमकिन था। फिर वो देखते हैं कि उनको एक रिपोर्ट नज़र आती है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने जो खेत लगाए थे उनको फंगस लग गए। फंगस के बाद वो उन लोगों ने, इंसानों ने आपस में ही एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया और वहाँ पर बहुत ही तबाही मची। वहाँ पे वो बहुत सी लाशें देखते हैं जिनसे रोबोट्स को आइडिया हो जाता है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा होगा। उसके बाद ये तीनों रोबोट्स वहाँ के एक स्पेस स्टेशन पर जाते हैं और स्पेस स्टेशन पर जाके वो देखते हैं कि वहाँ पर उनको ये मालूम होता है कि वहाँ पर जो बहुत अमीर लोग थे वो सब मार्स पर चले गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचा ली है और वहाँ बहुत सेल्फिश हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ खुद को बचाया है और बाकी इंसानियत को वहीं पर छोड़ गए हैं। उनको चाहिए था कि वो बाकी इंसानों की भी मदद करें और वो अपने प्लेनेट को ही वहाँ पे रहने के काबिल बना सकें, लेकिन उन्होंने बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचा और बहुत सेल्फिश होकर उन्होंने खुद अपनी जान बचाई और वहाँ से भाग गए। वो बचा सकते थे क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ थी कि वो उसका इस्तेमाल करके वो उन इंसानों को भी बचा सकते हैं। लेकिन फिर वो देखते हैं कि उनको एक चीज़ का ये आइडिया होता है कि वहाँ पे जितने भी रॉकेट्स थे वो तो सब ख़राब हो गए थे, उनमें से तो चल सिर्फ एक रॉकेट चल पाया था। तो जब रोबोट्स ये देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि एटलीस्ट चलो एक इंसान तो यहाँ से चला गया। तो साथ ही हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो इंसान बेसिकली इंसान नहीं था, वो एक बिल्ला था जो बच गया था। इन शॉर्ट ये कि सब इंसानियत ख़त्म हो गई थी। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम एक शिप देखते हैं जहां पर एक मॉन्स्टर आकर इंसानों पर हमला करता है और कैप्टन और उसके साथी को मारकर शिप पर ही कहीं छुप जाता है। फिर हम टोरियन को देखते हैं, वो एक अपना नया लीडर चुनने के लिए वोटिंग करता है और वोटिंग में एक तगड़ा इंसान जीत जाता है, जो कि डोरियन को उस मॉन्स्टर के पास भेज देता है। जब डोरियन उस मॉन्स्टर के पास जाता है तो वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। मॉन्स्टर कहता है कि उसे एक फेडिंग आइलैंड पे जाना है और उसे भूख लगी है और उसे गोश्त की भी ज़रूरत है, उसने इंसानों को भी खाना है। तब टोरियन उससे सौदा करता है कि वो उसे ना मारे, वो उसे फेडिंग आइलैंड पर छोड़ देगा और वो कहता है कि उसे कैप्टन की भी चाहिए, जो कि वो उल्टी करके उसे की दे देता है। टोरियन वो चाबी लेकर ऊपर आता है। सभी पूछते हैं कि तुम लोग नीचे क्या कर रहे थे और तुम्हें मॉन्स्टर ने कुछ नहीं कहा। तभी टोरियन वहाँ से भागकर कैप्टन के कमरे में चला जाता है। वहाँ वो जाकर एक गन निकाल लेता है। फिर टोरियन कहता है कि उसकी मॉन्स्टर से बात हुई है, वो मॉन्स्टर फेडिंग आइलैंड पर जाना चाहता है। वो फेडिंग आइलैंड पर जाकर इंसानों को वहाँ पर मारेगा और हमारे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो यहाँ पे रहता तो हमें भी उसे कुछ देने के लिए सिर्फ इंसान ही हैं, वो और कुछ नहीं खाएगा।
फिर कहता है डोरियन कि हमें सब ने मिलकर फैसला करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ एक इंसान फैसला करे। फिर वो सब उसी जो कैप्टन का बना था उसको नीचे फेंक देते हैं उसी मॉन्स्टर के पास। फिर डोरियन एक प्लान बनाता है कि वो कहता है कि उस मॉन्स्टर को उस फेडिंग आइलैंड पर हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसे एक सुनसान किस्म के आइलैंड पर जाकर छोड़ देंगे। लेकिन वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो चुप ही होते हैं। तब वो वोटिंग फिर से स्टार्ट करता है। वो कहता है कि अगर आपने इसमें क्रॉस बनाया तो इसका मतलब है कि उसको हम कहीं उस फेडिंग आइलैंड पर छोड़ दें, और अगर आपने सर्कल बनाया तो इसका मतलब है कि हम उसको कहीं सुनसान जगह पे छोड़ दें। वोटिंग का अमल जारी होता है। उसके बाद जब वोटिंग ख़त्म होती है तो टोरियन कहता है कि मैं अपने बीच में 2 बुज़दिल इंसानों को पहचानने में सफल हो गया हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ निशान लगाए थे। उसके बाद देखते हैं कि टोरियन उन 2 इंसानों को गोली मार देता है और उनको भी उस मॉन्स्टर के पास फेंक देता है और मॉन्स्टर उन लोगों को खा जाता है। फिर हम देखते हैं कि टोरियन अकेला बैठा होता है और उसे पता चलता है कि उसी के साथी उसे मारने का प्लान बना रहे हैं। इतने में वही मॉन्स्टर डोरियन को अंदर बुलाता है और कहता है कि मुझे भूख लगी हुई है। तो इतने में टोरियन देखता है कि उस मॉन्स्टर के साथ उसके काफ़ी बच्चे भी हैं। तो वो फिर उस मॉन्स्टर को कहता है कि हम उस आइलैंड पर पहुंचने ही वाले हैं, और जो ही हम पहुंचेंगे तो हम तुम्हें वहां पर छोड़ देंगे। उसके बाद डोरियन कहता है कि वो सोने के लिए जा रहा है और ये बुरा वक्त भी टल ही जाएगा, और जब वो जाता है सोने के लिए तो उसके बेड पर जाकर उसके साथी हमला कर देते हैं और उसको मारना चाहते हैं। लेकिन डोरियन वहाँ पर नहीं होता, वो वहाँ पर उसने पिलो रख दिया था। डोरियन उसी के पीछे खड़ा होता है। जब वो डोरियन ये देखता है वो सब पर हमला कर देता है, एक एक करके सबको मार देता है। इन सबको मारने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर एक इंसान बच जाता है। उसे कहता है कि तुमने अच्छा किया कि तुमने उन लोगों का साथ नहीं दिया। फिर डोरियन उस इंसान को लेता है और उसके साथ मिलकर उन सब इंसानों को जिसको मारा था वो मॉन्स्टर के सामने फेंक देता है। मॉन्स्टर उसको खा जाता है। फिर डोरियन उस इंसान को कहता है कि तुम सब लोग लालची हो, तुम सब लोगों ने एक्स लिखा था, तुम लोगों को इंसानों की परवाह नहीं है। ये कहकर वो उसे धक्का दे देता है और वो नीचे जाकर मॉन्स्टर के पास गिर जाता है। उसके बाद मॉन्स्टर उसको खा जाता है और फिर डोरियन एक प्लान बनाता है और डोरियन जाता है अंदर से कहता है कि हम आयरलैंड के पास पहुंचने ही वाले हैं। ये कहकर वो तलवार से ऑयल के डिब्बे पर हमला करता है और उस पर फायर कर देता है जिससे आग लग जाती है। वो मॉन्स्टर भी जल रहा होता है और वो मॉन्स्टर उस पर टोरियन पर हमला करता है, लेकिन टोरियन किसी तरीके से वहाँ से निकल जाता है और एक छोटी बोट लेके दूर चला जाता है। इतने में हम देखते हैं कि वो शिप भी तबाह हो जाती है, वो मॉन्स्टर भी तबाह हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उसके बाद हम लव डेथ और रोबोट की एपिसोड 3 देखते हैं, जिसमें हमें दिखाई जाती है एक लड़की, इसका नाम मार्था होता है, उसके साथ उसकी पार्टनर होती है और वो एस्ट्रोनॉट होते हैं। वो अपने लैंडर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ गर्मी की वजह से ब्लास्ट होता है और पार्टनर वहाँ पर मारी जाती है। उसके बाद मार्था कम्युनिकेशन टावर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सूट काम नहीं कर रहा होता। अब वो बहुत उदास होती है क्योंकि अब उसका कॉन्टैक्ट 12 घंटों के बाद होना था और वो जो लैंडर था वो वहाँ से 143 किलोमीटर दूर होता है। तो इतने में वो देखती है कि उसका ऑक्सीजन भी काम नहीं कर रहा होता। वो पार्टनर के ऑक्सीजन से पाइप कनेक्ट कर लेती है जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर वो अपने पार्टनर को लेकर आगे बढ़ रही होती है। कुछ देर गुजरने के बाद उसको अंदाज़ा होता है कि वो बहुत थक चुकी है। फिर मार्था को लगता है कि पार्टनर जिंदा है क्योंकि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब वो पार्टनर को देखती है तो उसका हालत बहुत बुरी हुई होती है। फिर मार्था आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तो उसे अंदाज़ा होता है कि वो कोई और चीज़ है जो उससे बात कर रही है और वो सिर्फ मार्था से ही बात करना चाह रही है। उसके बाद मार्था बहुत वीक महसूस कर रही होती है और इतने में वो एक नशे का इंजेक्शन ले लेती है। उस नशे के इंजेक्शन लेने से उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसमें बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो आवाज़ उसको बहुत इरिटेट करना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो मशीन उसे कहती है कि वो एक मशीन है और उसका नाम आईओ है और उस प्लेनेट की जितनी भी पावर होती है वो यूज़ कर रही होती है पार्टनर के माइंड को स्टडी करने के लिए। उसके बाद ये सब कुछ देख के वो वहाँ गिर जाती है क्योंकि वो बहुत थक चुकी होती है। उसके बाद वो देखती है कि पार्टनर उसे लेकर आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद फिर मार्था को फील होता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही होती। उसके बाद वो बोलती है कि पार्टनर क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? फिर मार्था उस आईओ से कहती है कि क्या पार्टनर सच में वहाँ है? तो वो आगे से मशीन कहती है कि जी हाँ। उसके बाद आईओ उसे वहाँ से छलांग मारने को कहती है। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से छलांग मार दोगी तो तुम्हारा शरीर तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन तुम्हारी रूह हम प्रिजर्व कर लेंगे। मार्था उसके बाद एक और डोज लेती है और डोज लेकर सोचती है कि अब अगर मैं छलांग मार दूंगी तो या तो मैं मर जाऊंगी या तो मुझे लगेगा ये एक ख्वाब है। तो वहाँ से वो नीचे छलांग मार देती है। जब वो नीचे जा ही रही होती है तो हम देखते हैं कि रास्ते में उसका पूरा जो जिस्म होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा होता है और उसकी बॉडी के ख़त्म होते ही वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है
और वो एनर्जी ब्लास्ट पूरे मून पर फैल जाता है। और एंड पर फिर हम देखते हैं कि मार्था अपने स्टेशन पे कांटेक्ट कर रही होती है और फिर हमें पता चलता है कि मार्था के मरने के बाद आईओ के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है। एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक ग्रेवयार्ड पर एक कपल आकर इंटीमेट हो जाता है और उनके हाथों एक मूर्ति गिर जाती है और फिर हम देखते हैं कि आसमान से बिजली वहां पर गिरती है और फिर हम देखते हैं कि कब्र से उठकर ज़ोंबीज उनको काटना शुरू हो जाती हैं और फिर वो ज़ोंबी शहर की तरफ बढ़ रही होती हैं और फिर वो शहर की तरफ बढ़कर वहां के लोगों को भी काट कर ज़ोंबीज में बदल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा शहर ही ज़ोंबीज में बदल गया था और फिर जब गवर्नमेंट को पता चलता है तो फिर वो सोल्जर्स को कहकर इन ज़ोंबीज को मारने का हुक्म देते हैं। सोल्जर देखते हैं कि मार रहे होते हैं ज़ोंबीज को और ज़ोंबीज एक केमिकल रिएक्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहां पर हम देखते हैं एक ट्रक की तरफ ज़ोंबीज जाते हैं और जो ही वो ट्रक तबाह होता है तो केमिकल रिएक्शन से वहां के जो ज़ोंबीज होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। वो अपने मुंह से आग भी फेंक रहे होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सख्त कदम उठाती है, वो फिर न्यूक्लियर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो पूरा अर्थ तबाह हो जाता है। इसी के साथ ये एंड हो जाती है। एपिसोड 5 में हम कुछ सोल्जर्स देखते हैं जो कि एक मिशन पर आए होते हैं और उनका लीडर नेल्सन अपनी दूसरी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है मगर उनको जवाब नहीं आता। फिर वो सब मिलकर वहां पे जाने लगते हैं। वो सब पहाड़ पर चढ़कर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो जब देखते हैं कि वहां पर उनका एक फौजी भी नहीं होता जिससे वो बहुत गुस्सा होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहां पर उनको एक मॉन्स्टर भालू नजर आता है जो कि एक किस्म का रोबोट होता है। उसी भालू ने उसकी दूसरी टीम को मारा होता है और वो इस पर भी हमला करना शुरू हो जाता है। वो नेल्सन की टीम के काफी मेंबर्स को मार देता है। इतने में हम देखते हैं कि वहां पर मोरिस आ जाता है जिसके हाथ में एक डिवाइस होती है। उस डिवाइस की आवाज सुनते ही वो भालू वहां से भाग जाता है। मोरिस उन लोगों को बताता है कि वो डार्क मोर्स में था और कहता है कि इस पहाड़ी पर एक सीक्रेट जगह है जिसका नाम है आइसिंग हवा। कहता है कि वो बालू भी वहीं से आया है। CIA ने 2002 में एक यहाँ पर बनाई थी जगह जहाँ पर उसको इन्होंने तैयार किया था और वो एक किस्म की किलर मशीन है। कहता है कि इस पर तो बॉम्ब का भी असर नहीं होता और गोलियों का तो आप सोचो भी मत क्योंकि ये एक बहुत एडवांस किस्म का रोबोट है। मोरिस जब उनको सीक्रेट बेस पर लेके जाता है तो देखता है कि बालू ने वहाँ पर सब इंसानों को खत्म कर दिया था। फिर वो कहता है कि अब हमें इस बालू को मारना होगा। मोरिस उन सबको लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर काफी हथियार रखे हुए थे। वहां पर वो देखते हैं कि एक रोबोट होता है जो कि डिफेंस का रोबोट होता है। फिर हम देखते हैं कि सब वो जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं उस रोबोट को मारने के लिए। इतने में मोरिस वही डिवाइस ऑन करता है तो पीछे से वही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और मोरिस को वहीं पर वो ख़त्म कर देता है। इतने में हम देखते हैं कि वो जो छोटा रोबोट था वो भी उस बड़े रोबोट पर हमला करता है लेकिन बड़ा रोबोट छोटे रोबोट को भी मार देता है। और इतने में हम देखते हैं कि सोल्जर्स भी उस पर फायर कर रहे होते हैं लेकिन उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा होता। हम देखते हैं कि वो बालू बंद हो जाता है और अचानक सोल्जर्स के सामने गिर जाता है। अभी फॉलन को लगता है कि ये बालू खत्म हो गया है लेकिन वो जिंदा होता है। वो टांग मारता है लेकिन वो उठकर उसी की टांग को खा जाता है। उसके बाद नेल्सन उस मॉन्स्टर पर RPG से हमला करता है जिसके बाद उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इतने में मॉन्स्टर फिर हमला करने लगता है मगर नेल्सन फिर उस पर अपना सारा गुस्सा उतारता है और उसको लाते मुक्के मारकर खत्म कर देता है। गाइस एपिसोड 6 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर अप्रैल होते हैं जो कि स्पेस में दूसरे स्पेसिस से उनकी नॉलेज को सीखने आते हैं। तब वो डॉक्टर गैलिना से मिलते हैं और डॉक्टर गैलिना उनको बताती हैं कि उन्होंने 15 से ज़्यादा एलियंस के स्पेसिस की खोज की है जो कि स्वान की नस्लों के साथ रहती है। फिर गैलिना अप्रैल को कोर के अंदर लेकर जाती है। फिर वहाँ अप्रैल देखता है कि वहाँ एक क्वीन होती है जो कि उस जगह के कोर के अंदर होती है और क्वीन को जैसा भी वर्कर चाहिए होता है वो खुद बना लेती है और कुछ वर्कर्स उसके लिए खाना पहुंचाते हैं और कुछ वर्कर्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं। गैलिना अप्रैल को यहाँ आने का मकसद पूछती है तो अप्रैल कहता है कि हमें बस क्वीन का एक सैंपल चाहिए जिससे इंसान अपनी क्वीन बना सकें और हज़ारों वर्कर्स से काम ले सकें। पहले गैलिना इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होती मगर अप्रैल कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये हमारे लिए काम करें या उस क्वीन के लिए काम करें क्योंकि ये सब तो मशीन्स हैं। उसके बाद अप्रैल अपने पाँव पर कट लगाकर एक केमिकल निकालता है। वो एक ऐसा केमिकल होता है जिससे कोई भी जानवर कंट्रोल हो सकता है। फिर अप्रैल वो केमिकल कुछ वर्कर्स पर लगा देता है जिससे वो वर्कर्स अप्रैल के कंट्रोल में आ जाते हैं
और फिर एप्रल उन वर्कर्स की मदद से क्वीन का एग हासिल कर लेता है। उसके बाद काफ़ी टाइम गुजर जाता है। कुछ वर्कर्स आकर एप्रल को बताते हैं कि गैलिना को पकड़ लिया है, और जब एप्रल उनकी तरफ जा रहा होता है तो प्रोटेक्टर्स उन वर्कर्स को मार देते हैं, लेकिन एप्रल उनसे बचकर भाग रहा होता है। मगर वो सब प्रोटेक्टर्स इकट्ठे होकर एप्रल पर हमला करते हैं और उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और क्वीन के पास ले आते हैं। दूसरी जानिब क्वीन गैलिना की बॉडी पर कई किस्म के टेंटिकल्स चुबाकर गैलिना को कंट्रोल कर लेती है और फिर गैलिना के थ्रू एप्रल से बात करने लगती है। वो कहती है कि मैं इस स्वॉन की रानी हूँ, मगर मैं हमेशा से यहाँ नहीं थी, बल्कि मुझे बनाया गया है और तुम दोनों ने मुझे बनाया है। दोनों के एक्सपेरिमेंट के बाद जेनेटिक प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया था, जिसके नतीजे में ये हुआ कि मैं बन गई। मेरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ। मैं हमेशा रहने वाली नहीं हूँ, बस कुछ अरसे के लिए मेहमान हूँ, लेकिन मेरे अंदर लाखों सालों की मेमोरी है। यानी लाखों सालों पहले कुछ एलियंस ने क्वीन पर हमला किया था, मगर वो क्वीन बहुत कमज़ोर थी, वो लड़ नहीं सकती थी। लिहाजा उस रानी ने प्लान बनाया कि उन एलियंस को कंट्रोल कर लिया जाए, और इसी तरह मैंने भी कंट्रोल कर लिया। मगर अब ये ऑफ़र इंसानों के लिए है। इंसानों को मैं ये ऑफ़र भी देती हूँ और साथ इन्हें चैलेंज भी करती हूँ कि वो मुझ पर हमला ना करें। एप्रल उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ये तुम्हारी भूल है कि इंसान तुम्हारी गुलामी कभी एक्सेप्ट करेंगे। फिर रानी कहती है कि मुझे उम्मीद है, चलो देखते हैं क्या होता है, मगर याद रखना मुझे ये सब बातें याद रहेंगी। एपिसोड 7 के स्टार्ट में हम मेसन को देखते हैं, जहां उसके गोदाम में चूहे उसके खाने की चीज़ों को बर्बाद कर रहे होते हैं। तब मेसन उन चूहों को मारने के लिए गोदाम में जाता है और एक चूहे को मार भी देता है। और जब मेसन उन चूहों को मार के देखता है तो उसे लगता है कि जिस चूहे को उसने मारा है वो थोड़ा डिफरेंट है। इतने में बाकी सब चूहे मेसन पर अटैक कर देते हैं और फिर मेसन वहां से बाहर आ जाता है और फिर चूहे मारने वाली कंपनी को कॉल करता है, जहाँ कंपनी वाले उसको बताते हैं कि इंसानों ने माहौल को काफ़ी ख़राब कर दिया है और जानवर भी सूरत हाल के लिहाज से खुद को तब्दील कर रहे हैं। कंपनी वाले चूहों को मारने के लिए मेसन को लेज़र प्रोवाइड करते हैं, जहां 4x4 का लेज़र उसे अपने गोदाम में लगाना होगा। और जब वो लेज़र शुरू किया जाता है तो वो लेज़र मेसन की बिल्ली को भी मार देता है, जिसके बाद मेसन कंपनी वालों से डिस्काउंट भी मांगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लेज़र चूहों को मार रहा होता है, मगर वो चूहे काफ़ी चालाक होते हैं, वो उन लेज़र को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। अब मेसन दोबारा से कंपनी वालों को फ़ोन करता है और कंपनी वाले बताते हैं कि चूहे काफ़ी समझदार हो गए हैं। वो फिर मेसन को चूहे मारने के लिए एक किलर रोबोट देते हैं, जिसका नाम होता है TD-15, जो कि देखने में बिल्कुल बिच्छू जैसा होता है। उसके बाद वो रोबोट चूहों को मारना शुरू कर देता है और वो काफ़ी सारे चूहों को मार भी देता है। फिर एक दिन जब मेसन गोदाम में जाता है तो देखता है कि उस रोबोट और चूहों की जंग हो रही है। रोबोट ने काफ़ी चूहे मार दिए थे, मगर अब भी काफ़ी चूहे रह गए होते हैं जो कि रोबोट पर अटैक कर रहे होते हैं और रोबोट को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और उसे आधा तोड़ भी देते हैं। लेकिन रोबोट फिर भी चूहों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और तभी मेसन आकर उस रोबोट को गोली मार देता है और कहता है कि बस अब ये खून खराबा बंद। उसके बाद चूहे मेसन को वाइन देते हैं। वो वाइन कड़वी तो होती है मगर मज़े की भी होती है और फिर वो एट द एंड मेसन कंपनी वालों को कॉल करके रिफंड का बोलता है। एपिसोड 8 के स्टार्ट में हम कुछ सोल्जर्स देखते हैं, जहां टेररिस्ट एक होस्टेजेस को लेकर गार में जाते हैं और उन सोल्जर्स का मिशन होता है उन होस्टेजेस को बचाना। वो सोल्जर्स अपने मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर उन्हें उस गार में जाते हैं, मगर उन्हें उस गार में एक लिक्विड टाइप की कोई चीज़ मिलती है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें होस्टेजेस की लाशें मिलती हैं और उन टेररिस्ट की भी लाशें मिलती हैं, मगर हैरत अंगेज़ बात ये होती है कि उन लाशों पर गोश्त नहीं होता, बस सिर्फ हड्डियाँ ही होती हैं। तभी उनके सामने एक कीड़ा आ जाता है और ये वही कीड़ा होता है जिसने उन सबको मारा होता है। फिर वो सब कीड़े सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और जब सोल्जर्स उन कीड़ों से बचने के लिए कार के अंदर मस्जिद जाते हैं तो उन्हें एक एलियन टेंपल मिलता है और कीड़े भी उनका पीछा करना बंद कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो कीड़े उस टेंपल की हिफाजत करने के लिए थे। तभी हार्बर को वहां से निकलने का रास्ता दिखता है और जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तो वो कीड़े उन पर अटैक कर देते हैं और फिर एक सोल्जर मारा जाता है। उसके बाद हम सार्ज और हार्बर ही रह जाते हैं। तभी गार के अंदर से इन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, जहां सार्ज उस आवाज़ की तरफ जा रहा होता है। जब हार्बर भी साथ जाती है तो देखती है कि वहाँ एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसको जंजीरों से बांध कर रखा गया था। तभी वो मॉन्स्टर इन्हें हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और इन्हें कहता है कि मुझे रिलीज़ कर दो। तभी हार्बर को विजन आता है कि अगर ये मॉन्स्टर आज़ाद हो गया तो ये सारे अर्थ को तबाह कर देगा, लेकिन उस मॉन्स्टर ने सार्ज को हिप्नोटाइज कर लिया होता है और सार्ज उस मॉन्स्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी हार्बर उसे रोक लेती है, लेकिन वो हार्बर पर भी हमला करने लगता है, जहां हार्बर को मजबूरन सार्ज को मारना पड़ता है और अब वो मॉन्स्टर दोबारा से हार्बर को हिप्नोटाइज करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हार्बर ने अपनी आंखों को फोड़ दिया होता है और कानों को भी खराब कर दिया होता है, मगर उस मॉन्स्टर को आज़ाद नहीं किया होता।
एपिसोड 9 की स्टार्ट में हम कुछ वॉरियर्स को देखते हैं जो कि जंगल की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक फिश को मारना था। उस वॉरियर्स में से एक वॉरियर ऐसा भी होता है जो कि बोल और सुन नहीं सकता। वो एक नदी के किनारे जाता है और सोने का एक टुकड़ा मिलता है उसे। उस फिश को मारने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तभी वो विच पानी से बाहर आ जाती है जिसका पूरा जिस्म सोने, हीरे और जवाहरात से लदा हुआ होता है। और तभी वो विच जोर जोर से चिल्लाने और डांस करने लगती है, जिसको सुनकर सभी वॉरियर्स के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और तमाम वॉरियर्स डांस करने लगते हैं और साथ साथ इस विच की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो विच काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वो विच डांस करके सबको अपनी तरफ बुला रही होती है और वो वॉरियर्स अपनी अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और एक एक करके नदी में डूब जाते हैं। और फिर वो विच अपनी आवाज़ का इस्तेमाल इस बहरे और गूंगे वॉरियर पर भी करती है, जिस पर उसका कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो विच काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। विच को देखकर वो वॉरियर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते एक पेड़ से टकरा कर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो रात गुजारने के लिए एक जगह पर सो जाता है। दूसरी तरफ हम इस फिश को देखते हैं जो कि इस गूंगे और बहरे वॉरियर से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी और वो वॉरियर के पास आकर उसे देखने लग जाती है और रात में उसी के पास सो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो वो वॉरियर देखता है कि इसके साथ एक लड़की जो कि सोने से लदी हुई है। वो वॉरियर इस विच को देखकर वहां से भाग जाता है और वॉरियर के दिल में उस सोने को देखकर लालच आ जाती है, जिसके बाद वो वॉरियर उसका पीछा करने लग जाता है। जब वो विच उस नदी के किनारे मिलती है तो वो विच इसे पसंद करने लग जाती है, वो इसे किस भी करती है, लेकिन वो इसका फ़ायदा उठाकर उसे बेहोश कर देता है और इसके जिस्म से सारा सोना निकाल लेता है, जिसकी वजह से उस विच का काफ़ी सारा खून बह जाता है। और इस विच का जिस्म से सारा सोना निकालने के बाद वो वॉरियर उस विच को पानी में फेंक देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इस विच का खून बहने की वजह से इसकी पूरी नदी में खून ही खून फैल जाता है और जब इस वॉरियर को प्यास लगती है तो वो इस नदी से पानी पी लेता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो वो उससे सुनाई भी देता है, उसकी आवाज़ भी वापस आ जाती है, जिसकी और उसके बाद से वो सुनकर पागलों जैसी हरकतें शुरू कर देता है। और फिर हम इस विच को देखते हैं जिसे होश आने पर खुद का ये हाल देखकर बहुत दुख होता है और फिर वो उस वॉरियर को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और अब वो वॉरियर भी इसकी आवाज़ को सुनकर डांस करने लग जाता है और डांस करते करते पानी में डूब जाता है और आखिर में वो वॉरियर पानी में डूबकर मर जाता है और उसी के साथ ये पूरी सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।